नमस्कार दोस्तों। म- मेरा नाम है आकाश तरुण और न्यूरॉन्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लेके आए हैं जीके सीरीज, जिसमें हम ढेर सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और ये निश्चित ही आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा सहायता करने वाले। तो बने रहिएगा अंत तक। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है। पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं कि हम लोग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। लगभग संख्या 50 होगी और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, इसलिए लास्ट तक आपको देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सप्त सिंधु क्षेत्र, सप्त सिंधु क्षेत्र का उल्लेख किस वेद में सर्वाधिक मिलता है? सप्त सिंधु क्षेत्र का उल्लेख किस वेद में सर्वाधिक मिलता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो इसका आंसर है दोस्तों ऋग्वेद। अब सवाल ये आता है कि ये सप्त सिंधु प्रदेश क्या है? तो सिंधु सभ्यता हो या ऋग्वेदिक सभ्यता हो, जब हम इनके उदय की बात करते हैं तो ये जो भारत का ऊपरी हिस्सा है और इधर पाकिस्तान लग जाता है, तो यहां मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है तिब्बत से, जिसका नाम है सिंधु। वो लद्दाख से होती हुई ऐसे पाकिस्तान में प्रवेश करती है। फिर एक नदी है झेलम, वो बारालाचा, वो इस तरीके से निकलकर सिंधु में मिल जाती है, पाकिस्तान में जाके वेरनाग झील से निकलती है। फिर एक नदी है चिनाव, वो निकलेगी और वो भी आगे चलकर झेलम में मिल जाएगी। फिर एक नदी है रावी, वो रावी नदी भी जाकर इनमें मिल जाएगी। फिर एक नदी है सतलज, सतलज नदी निकलती है राखस ताल से, वो जाकर इनसे मिलेगी। और सतलज नदी जब मिलती है तो उसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है व्यास। तो कितनी नदियां हो गई? 6 नदियां। और एक नदी जो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इसको ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना जाता था, कौन सी? सरस्वती। तो अगर हम सरस्वती नदी को भी मान लीजिए, मान ले, तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7, तो ये दोस्तों भारत और पाकिस्तान वाला जो एरिया था इन 7 नदियों का, इसी को क्या बोलते हैं? सप्त सिंधु प्रदेश। और इसके में सप्त 7 नदियों को सूचित करता है और इन 7 नदियों का संबंध सिंधु नदी से था, इसलिए सैंधव प्रदेश। यहीं पर ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता का गतिविधियों का स्थान माना जाता है। तो इसलिए जब भी सवाल आए कि अगर सप्त सिंधु या सप्त सेंधव प्रदेश का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो क्या आंसर होगा? ऋग्वेद। नेक्स्ट सवाल, ऋग्वेद में गविष्टि शब्द का अर्थ क्या है? गविष्टि शब्द कृषि है, यज्ञ है, गायों के लिए युद्ध है या सभा है? तो ऋग्वेदिक काल में गाय का महत्व बहुत ज्यादा था। ऋग्वेदिक काल में गाय का महत्व बहुत ज्यादा था, इसलिए जितने भी शब्द प्रचलन में थे उन सब में कहीं ना कहीं गाय जुड़ा होता था। तो ये जो गविष्टि शब्द है, ये है गाय के लिए युद्ध। तो गविष्टि का मतलब युद्ध होता था और गाय सबसे महत्वपूर्ण थी, इसलिए गाय के लिए युद्ध हो जाया करते थे दोस्तों। तो गायों के लिए युद्ध शब्द का मतलब हुआ गविष्टि। अगला हमारा प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल में पणि, पणि किसके लिए प्रयुक्त शब्द था? पणि, पणि, पणि बोले पुरोहित के लिए, व्यापारी के लिए, सैनिक के लिए या कृषक के लिए? तो ये जो पणि हुआ करते थे, यह व्यापारिक वर्ग था। कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि ये पशुओं की चोरी करते थे, लेकिन सामान्य तौर पर कभी भी सवाल आए कि पणि मतलब कौन, तो क्या आंसर होगा? मर्चेंट्स, यानी व्यापारी। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, दस्यु शब्द, द वर्ड दस्यु इन द ऋग्वेदा वॉज यूज्ड फॉर। दस्यु शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किनके लिए किया गया है? दस्यु शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किनके लिए किया गया? क्या वो आर्य राजा थे? क्या वो पुरोहित थे? क्या वो आर्य के विरोधी समुदाय थे या व्यापारी?
तो दस्यु वर्ड आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा नेगेटिव टाइप का फील हो रहा होगा। दस्यु, दास। तो आर्यों ने जिनको हराया और अपना दास बना लिया, वही क्या हो गए? दस्यु। तो आर्यों के विरोधी समुदाय थे ये दोस्तों, और आर्यों ने इनको पराजित करके अपना दास बना लिया, इसलिए नाम पड़ा दस्यु। तो आर्यों के विरोधी समुदाय को दस्यु कहा जाता था, याद रखिए। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज में विष का तात्पर्य क्या था? ऋग्वैदिक समाज में विष का तात्पर्य क्या था? व्हाट डज विष डिनोट इन द ऋग्वैदिक सोसाइटी? क्या वो परिवार था? क्या वो ग्राम था? क्या वो राज्य था? या वो जनजाति का सामान्य वर्ग था? तो दोस्तों इस रूप में आए तो पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, सामान्य तौर पर जब हम ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं, तो ऋग्वेद में सबसे छोटा जो राजनीतिक इकाई है उसको कुल कहा जाता है। कुल से बड़ा होता है ग्राम, ग्राम से बड़ा होता है विश्व, और विश्व से बड़ा होता है जन। जन एक राज्य को सूचित करता है और ये सबसे बड़ी इकाई थी। तो अगर हम देखें तो विश्व ग्राम तो है नहीं, और राज्य यानी सबसे बड़ी इकाई जो कबीले पर आधारित थी, जन, वो भी नहीं है। तो आखिर विश्व क्या है? क्योंकि विश्व तो थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो सामान्य तौर पर राजनीतिक व्यवस्था में विश्व एक बड़ी इकाई थी जहां लोग रहते थे। लेकिन चूंकि अगर हमने देखा तो कुल यानी परिवार नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया। ग्राम भी नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया। राज्य को जन बोलते थे, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो सवाल ये है कि एक्यूरेट आंसर क्या बचा आपके पास? जनजाति का सामान्य वर्ग। वर्ग बड़ा होता है लोगों से। तो याद रखिए, जब भी आपको प्रश्न के जवाब में कंफ्यूजन हो तो आप एक एलिमिनेशन प्रोसेस को अपनाइए और देखिए कि कितने विकल्पों को आप डिलीट या उसको काट सकते हैं जो बिल्कुल आंसर नहीं। तो जब आपके पास आंसर ना हो तो क्या ढूंढना है कि आंसर क्या नहीं है। तो नहीं वालों को आपने हटा दिए तो आपको एक्यूरेट आंसर मिल गया, जनजाति का सामान्य वर्ग। बात आई समझ में? तो ऋग्वैदिक समाज में विष का तात्पर्य क्या था? जनजाति का सामान्य वर्ग। अगला सवाल आता है, ऋग्वैदिक काल में बलि का क्या अर्थ था? बलि, बलि क्या वो युद्ध कर था? क्या वो राजा को स्वैच्छिक भेंट यानी वॉलेंटरी ट्रिब्यूट टू द किंग था? क्या वो पशु बलि था या भूमि कर था? तो जब भी बलि की बात करें तो बाली बलि जो था, राजा को प्रजा यानी जनता के द्वारा दिया जाने वाला स्वैच्छिक भेंट या कर हुआ करती थी। तो प्रजा अपने राजा को अपनी इच्छा से जो देती थी उसको क्या बोलते थे? बलि। तो राजा को स्वैच्छिक भेंट इसका आंसर होगा। अगला सवाल, ऋग्वेद में पंचजन का संबंध किससे है? पंचजन, विकल्प पढ़िए, 5 महाजनपद, 5 प्रमुख आर्यजन, 5 वेद या 5 यज्ञ। अब आपको मान लो इसका जवाब नहीं पता, तो आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल करिए और सवाल का जवाब ढूंढिए और विकल्पों को हटाइए। सबसे पहला, वेद कितने होते हैं? 4। तो जब वेद तो 4 होते हैं तो ये तो गलत हो गया। फिर दूसरा सवाल कि जो है क्या ये पंचजन यज्ञ हो सकता है? बोले नहीं पता हमको, हो सकता है कि नहीं। लेकिन ये समझ में आ रहा, जन का मतलब लोगों की इकाई होता है, जन मतलब लोग, लोगों का समूह। तो यज्ञ में लोगों का समूह कहां से आ गया? तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये भी आंसर नहीं। फिर तीसरा, महाजनपद। अब दोस्तों ऋग्वैदिक काल अगर आप पढ़ते हो तो मैंने आपको अभी बताया ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई जन। यहां जनपद या महाजनपद का उदय नहीं हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आंसर 5 प्रमुख आर्यजन। समझ में आ रही है प्रोसेस?
कि नहीं बनता क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व किया जाए। ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अपने एग्जाम्स में माइनस मार्किंग होने लगी है। तो माइनस मार्किंग में आप क्या करते हो, डर के मारे कम सवाल सॉल्व करते हो, लेकिन कम सवालों में बहुत से गलत हो जाते हैं, इसलिए नंबर बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए प्रश्न ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सको, इसके लिए आपको स्किल्ड सीखनी पड़ेगी। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो 5 प्रमुख आर्यजन कहलाते थे पंचजन। जो सबसे 5 प्रमुख कबीले थे ऋग्वेदिक काल के, उनको बोलते थे 5 या पंच जन। अगला सवाल है, ऋग्वेदिक काल में ग्रामणी का क्या प्रमुख कार्य था? ग्रामणी क्या था? ग्रामणी न्याय करना, ग्राम का नेतृत्व करना, कर वसूलना या यज्ञ करवाना। तो क्या आंसर? ग्राम का नेतृत्व करना। नाम से समझ में आ रहा, ग्रामणी यानी ग्राम का नेतृत्व करेगा, हेड ऑफ द विलेज। अगला सवाल, ऋग्वेद में प्रसिद्ध नदी स्तुति सूक्त, ऋग्वेद में नदी स्तुति सूक्त किस मंडल में मिलता है? तो आपको ये बताना है 5वां, 7वां, 10वां या दूसरा। ये ब्लाइंड क्वेश्चन है, या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा। तो अगर माइनस मार्किंग वाला एग्जाम है और आपको बिल्कुल नहीं पता, तो ऐसे सवालों को छोड़ना ही उचित होता है। अब आप वो थोड़ी करोगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7वां। ऋग्वेद में प्रसिद्ध नदी स्तुति सूक्त किस मंडल में मिलेगा? 7। और ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10। तो 7वें मंडल में नदी स्तुति सूक्त मिलता है, जबकि कुल मंडल 10 होते हैं। अगला प्रश्न है, लोपा मुद्रा का उल्लेख किस रूप में मिलता है? लोपा मुद्रा कौन थी? लोपा मुद्रा कौन थी? ठीक है, तो दोस्तों ऋग्वेदिक काल में जो महिला विद्वान थी, जो महिला विद्वान थी, उनमें से कुछ का नाम, जैसे एक का नाम है सिक्ता, एक का नाम है अपाला, एक का नाम है विश्वारा, एक का नाम था लोपामुद्रा, एक का नाम था घोषा। तो ये उन महिलाओं के नाम हैं जिन्होंने ऋग्वेदिक काल में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किए, और इन्हें विद्वान, जैसे पुरुष को विद्वान बोलते हैं तो महिलाओं को विदुषी बोलते हैं, तो इन्हें विद्वान के तौर पर दर्जा प्राप्त था, इन्हें बहुत सम्मान था। तो विद्वान महिलाएं यानी ऋग्वेदिक विदुषियां, ये 5 बहुत प्रसिद्ध नाम है जिनका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। अब आप सवाल में आइए, लोपामुद्रा क्या थी? रानी, देवता, ब्राह्मण ग्रंथ की रचयिता या वैदिक ऋषि का? तो क्या आंसर आ जाएगा? वैदिक ऋषि का, वैदिक वुमेन सीर। अगला प्रश्न, वैदिक काल में घोषा क्या थी? तो घोषा भी क्या हो जाएगी? वैदिक ऋषि का। 5 के नाम याद रखना है आपको। अगला, मैत्रेयी का नाम मुख्यतः किस ग्रंथ में मिलता है? मैत्रेयी का नाम छांदोग्य उपनिषद में, बृहद अरण्यक उपनिषद में, ईश उपनिषद में या कठ उपनिषद में? तो दोस्तों, ये जो छांदोग्य उपनिषद है, ये अगर हम बात करें तो ये, इसमें देवकी पुत्र श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? देवकी पुत्र श्री कृष्ण का। अगर मैं ये कठ उपनिषद की बात करूं तो इसमें कहानी का वर्णन है, यम नचिकेता की कहानी। एक और महत्वपूर्ण उपनिषद है ईश, लेकिन ये जो 3 उपनिषद की बात मैंने करी, ये आंसर नहीं। तो मैत्रेयी नाम मुख्यतः किसमें मिलेगा? बृहद अरण्यक उपनिषद। याद रखिएगा, बृहद अरण्यक उपनिषद इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, गार्गी ने किस विद्वान के साथ दार्शनिक संवाद किया था? गार्गी ने किस विद्वान के साथ दार्शनिक संवाद किया था? तो दोस्तों आंसर है याज्ञवल्क्य।
एक याज्ञवल्क्य स्मृति है, ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति है। तो याज्ञवल्क्य प्रसिद्ध ऋषि थे, इनके साथ दार्शनिक वाद विवाद संवाद किसने किया? गार्गी। एक गार्गी संहिता इससे संबंधित है। अगला देखिए, उत्तर वैदिक काल आ गया अपना। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? गुरुकुल, विहार, मंदिर या विश्वविद्यालय। दोस्तों ये जो विहार है ये बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान कहलाते थे। तो बौद्ध धर्म में जो भिक्षु होते थे ना, सन्यासी, जो घर बार छोड़कर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, तो उन बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या बोलते थे? विहार। तो विहार आंसर अपना नहीं होगा। मंदिर में तो शिक्षा कैसे दी जा सकती है? मंदिर में तो भगवान की पूजा होती। और उत्तर वैदिक काल की अगर आप बात करोगे तो इस समय मंदिर नहीं होते थे, मंदिर नहीं होते थे, मंदिर तो गुप्त काल से आए। आज जिसे आप मंदिर के रूप में देखते हो, तो मंदिर की आकृति गुप्त काल में आई, बहुत बाद में। तो मंदिर भी आंसर नहीं होगा। विश्वविद्यालय, क्या यह हो सकता है? दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय माना जाता है तक्षशिला और फिर नालंदा, तो ये भी उतने पुराने नहीं है, तो ये भी गलत। विश्वविद्यालय तो थे ही नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? गुरुकुल। गुरुकुल में एक संस्कार होता था, उपनयन संस्कार। 7 वर्ष की आयु में बच्चे का संस्कार होता था, उपनयन संस्कार। उसमें बच्चे को जनेऊ धारण कराया जाता था और उसके बाद वो गुरुकुल जाता था और अगले जब तक 25 वर्ष का नहीं हो जाता, अपने गुरु के समीप रहकर वेदों का अध्ययन करता था। ठीक, तो आंसर हो गया उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र गुरुकुल। अगला गौर करिए दोस्तों, श्रुति साहित्य में क्या सम्मिलित है? श्रुति साहित्य में क्या सम्मिलित? वेद, पुराण, स्मृति या महाकाव्य? तो सवाल ये आता है कि आखिर ये श्रुति का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, ऐसा साहित्य जिसका विकास सुनने की परंपरा से हुआ। सुनने की परंपरा, ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा, यानी गुरुओं ने जो सुना वो अपने शिष्यों को सुनाया। तो चूंकि जिस साहित्य का विकास सुनने की परंपरा से हुआ, मौखिक तौर पर गुरु ने अपने शिष्यों को सुनाया, फिर अगली पीढ़ी में वो शिष्य गुरु बने, उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया, तो इसका विकास चूंकि सुनने की परंपरा से हुआ, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? श्रुति। और ये इसका जवाब होगा वेद। वेद गुरुकुल में ऋषियों के द्वारा अपने शिष्यों को सुनाए जाते थे। तो सुनने की परंपरा से यानी श्रुति कौन कहलाएगा? वेद। अगला गौर करिए, आरण्यक ग्रंथों की रचना मुख्यतः किसके लिए हुई? आरण्यक, देखिए, गृहस्थ, वनवासी, तपस्वी, सैनिक या व्यापारी? क्वेश्चन में ही जवाब छुपा हुआ है। अगर आपको यह पता है कि अरण्यक को जंगल कहते, जंगल, अरण्यक समानार्थी शब्द पढ़ते हैं, तो जंगल का मतलब क्या होता है? वन का मतलब क्या होता है? अरण्यक। तो यहां वन कहां दिखाई दे रहा है? वनवासी, तपस्वी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? अगला सवाल, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में मुख्य रूप से किस विषय का विस्तृत वर्णन मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मुख्य रूप से किस विषय का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो दोस्तों ये उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। और उत्तर वैदिक काल में सबसे ज्यादा क्या होते थे? यज्ञ। तो इसमें किसका वर्णन मिलेगा? यज्ञ और वैदिक अनुष्ठान। बहुत सिंपल सा आंसर। अगला सवाल, याज्ञवल्क्य का संबंध किस वेद से माना जाता है? याज्ञवल्क्य का संबंध किस वेद से माना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, शुक्ल यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो इसका आंसर होगा शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 पक्ष हैं,
शुक्ल और कृष्ण। यजुर्वेद जो था, जिसका जो पाठ पद्य में लिखा गया, पद्य में, उसको शुक्ल बोलते हैं, और जो भाग गद्य में लिखा गया उसको कृष्ण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में अपौरुषेय का क्या अर्थ है? अपौरुषेय का मतलब होता है जिसकी रचना किसी पुरुष ने, किसी इंसान ने नहीं की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर प्रदत्त, मनुष्यकृत नहीं। तो अपौरुषेय में आ लगाए, अगर आ हटा दे तो पौरुषेय मतलब पुरुष द्वारा रचित, और आ लगा दिए तो जिसकी रचना पुरुषों ने नहीं की, तो अपौरुषेय, मनुष्यकृत नहीं, नॉट ऑफ ह्यूमन ओरिजिन। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था का क्या मुख्य उद्देश्य था? गोत्र तो व्यापार बढ़ाना, समान गोत्र में विवाह रोकना, कर वसूली, या प्रशासन चलाना। तो देखिए ये क्वेश्चन में विकल्प बहुत आसान है, गोत्र एक ही जगह दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? समान गोत्र में विवाह रोकना। चूंकि इधर इस समय क्या पाए जाते थे? समगो समगोत्रीय विवाह क्या थी? वर्जित था, यानी समान गोत्र में विवाह नहीं होता था। सवाल है क्यों? तो ये जो आर्य हुआ करते थे, ये अपने से दूसरे गोत्र में विवाह करते थे, ताकि अपने कबीले का, अपने जन का क्या हो? विस्तार। तो कबीले का विस्तार करने के लिए वो दूसरे के गोत्र में विवाह करते थे, तो समान गोत्र में विवाह रोकती थी गोत्र व्यवस्था। आज भी हमारे समाज में हम एक ही समान गोत्र में विवाह करने से बचते हैं। अगला, ऋग्वेद में सोम क्या है? सोम, सोम। तो दोस्तों ऋग्वेद में एक मंडल आता है, कौन सा मंडल? नौवा मंडल। सोम का उल्लेख नौवे मंडल में मिलता है, और सोम एक तरफ से पवित्र पेय भी था और एक देवता भी था, ठीक है। ऋग्वेदिक काल के लोग हिमालय पर्वत से परिचित थे, हिमालय पर्वत की मुंजबत चोटी से सोम की प्राप्ति करते थे, तो ये पेय भी था और ये देवता भी था। ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका जिक्र है। अगला क्वेश्चन, विश्वामित्र का संबंध किस नदी से माना जाता है? विश्वामित्र का संबंध किस नदी से माना जाता है? सरस्वती, विपाशा एवं शतुद्री, गंगा या यमुना। तो विश्वामित्र का संबंध किस नदी से माना जाता है? तो आंसर होगा विपाशा एवं शतुद्री। अगर मैं विपाशा की बात करूं तो विपाशा का नया नाम है व्यास, और शतुद्री का वर्तमान नाम है सतलज। तो विपाशा यानी व्यास और शतुद्री यानी सतलज। तो विश्वामित्र का संबंध इन दो नदियों से माना जाता है, ठीक है। अगला सवाल, वशिष्ठ किस राजा के पुरोहित थे? वशिष्ठ किस राजा के पुरोहित थे? जनक, सुदास, दशरथ या भरत? तो इसका आंसर क्या हो गया? सुदास। एक युद्ध पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, दशराग युद्ध। ये कौन सी नदी के किनारे हुआ? परूषणी नदी के किनारे। परूषणी यानी रावी। किसके बीच हुआ? भरत कबीला वर्सेस 10 जन के बीच। और ये परिणाम क्या हुआ? भरत कबीला विजेता रहा। और इसी भरत कबीले के प्रमुख कौन थे? सुदास। तो सुदास भरत कबीले के प्रमुख थे। ये वही भरत कबीला है जिसने 10 कबीलों को दशराग युद्ध में हराया था, और यह युद्ध रावी नदी यानी परूषणी नदी के किनारे लड़ा गया था। तो ये बहुत फेमस राजा हुआ करते थे। अगला सवाल, उत्तर वैदिक काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? उत्तर वैदिक काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था?
समुद्री व्यापार बहुत ज्यादा नहीं होता था, व्यापार बहुत कम होता था। खनन या माइनिंग भी कोई बहुत विशेष नहीं थी, और शिल्प उद्योग भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए थे लेकिन कम थे। तो आंसर क्या जाएगा, भूमि एवं कृषि उपज। कृषि तो होती थी, तो भूमि पर टैक्स और कृषि उपज पर टैक्स। ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगला सवाल, अथर्व वेद को अन्य वेदों की तुलना में किस नाम से जाना जाता है? चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो क्या अथर्ववेद में यज्ञों का वेद है? बोले यज्ञों का वेद कौन है? यजुर्वेद। क्या संगीत का वेद है? नहीं, संगीत का वेद है सामवेद। क्या ऋचाओं यानी मंत्रों का वेद है? बोले नहीं, वो हो गया ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं मिलती हैं? 10,400। ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएं मिलती हैं। तो आंसर क्या हो गया? ब्रह्मवेद। ब्रह्मवेद इज द करेक्ट आंसर। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन, राजन। राजन का पद ऋग्वेदिक काल में किस प्रकृति का था? राजन का पद ऋग्वेदिक काल में मुख्यतः किस प्रकृति का था? यानी राजा कैसे होता था? क्या वो वंशानुगत एवं पूर्ण निरंकुश था? क्या राजा का बेटा राजा बनता था और क्या वो निरंकुश होता था? दूसरा, क्या वो जनजातीय कबीले का मुखिया होता था? तीसरा, क्या वो निर्वाचित राष्ट्रपति था? चौथा, क्या केवल धार्मिक प्रमुख था? तो दोस्तों इसमें देखो, निर्वाचित राष्ट्रपति तो टोटल कट हो गया, है ना, ये तो आज होता है मॉडर्न जमाने में। फिर केवल धार्मिक प्रमुख नहीं, राजा कभी भी पूर्णता धार्मिक प्रमुख नहीं रहा भारत में, तो ये भी आंसर नहीं होगा। भारत में शुरू से ही धर्म और राज्य अलग अलग थे, और धर्म सिर्फ राजा को नैतिकता और कर्तव्य सिखाता था। ठीक है, फिर देखो, बोले वंशानुगत एवं पूर्णता निरंकुश, ये भी नहीं, आंसर जनजातीय मुखिया। याद रखिए, ऋग्वेदिक कालीन समाज एक कबीलाई समाज था, कबीले हुआ करते थे, कबीलों को बोलते थे जन, और उनका प्रमुख होता था राजा। ठीक है, बात आई समझ में? अगला सवाल, ऋग्वेदिक काल में बलि, बलि किस प्रकार की व्यवस्था थी? बलि, अभी आपने ये क्वेश्चन एक बार और देख लिया था, बताइए क्या आंसर होगा? स्वैच्छिक भेंट, राजा को दी जाने वाली स्वैच्छिक भेंट। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में रत्नी, रत्नी किसे कहा जाता था? रत्नी, रत्नी राजा के प्रमुख अधिकारी, प्रसिद्ध ऋषि, महाजनपदों के शासक, या वैदिक शिक्षक। तो देखो, जब भी समस्या हो सबसे पहले तो इसको हटा दो, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में महाजनपद का विकास नहीं हुआ था। तो एक तो आपने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। फिर आपने देखा कि ऋषि तो होगा नहीं, रत्नी से ऋषि का कोई संबंध समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और वैदिक शिक्षक तो नहीं समझ में आ रहा, तो थोड़ा दिक्कत है, तीन में से एक चुनना है। मैं आपको आंसर बता देता हूं, राजा के प्रमुख अधिकारी को रत्नी कहा जाता था, रत्नी। अगला सवाल दोस्तों, ऋग्वेदिक काल में सेनानी का मुख्य कार्य क्या था? सेनानी, क्या ये न्याय करता था? क्या ये सेना का नेतृत्व करता था? क्या ये कर का संग्रह करता था, या यज्ञ? बहुत आसान विकल्प है, सेनानी मतलब सेना, तो सेना का नेतृत्व करता था। अगला सवाल, भाग शब्द का उत्तर वैदिक काल में संबंध किससे था? अभी आपने पढ़ा था बलि, जो स्वैच्छिक भेंट होती थी। अब सवाल है, भाग क्या था? युद्ध, व्यापार, या शिक्षा, या राज्य के कर या राजस्व? तो याद रखिए, भाग, बोले एक भाग किसका? राजा का। एक भाग राजा का मतलब कर, तो राज्य के कर या राजस्व भाग कहलाते थे। अगला सवाल, उत्तर वैदिक काल में कुरु और पंचाल राज्यों का विकास मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ? उत्तर वैदिक काल में कुरु और पंचाल राज्य। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है, अगर आप ऋग्वेदिक काल पे जाओगे तो ऋग्वेदिक काल का स्थान था सप्त सिंधु प्रदेश,
और उत्तर वैदिक काल में ज्यादा डेवलपमेंट गंगा और यमुना नदी के बीच, जिसको हम ब्रह्मऋषि क्षेत्र भी कहते हैं, तो गंगा यमुना दुआब इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उत्तर वैदिक काल के राज्य कहां डेवलप हुए? गंगा यमुना दुआब। अगला सवाल, सारे प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान दे दीजिए। उत्तर वैदिक काल में सभा सभा का स्वरूप ऋग्वैदिक काल की तुलना में कैसा हो गया? आपको पता है कि सब 3 प्रकार की राजनीतिक संस्थाएं होती थी। एक होती थी सभा, एक होती थी समिति, और एक होती थी विदत। तो सवाल है, सभा कैसी हो गई? अधिक शक्तिशाली हुई क्या? पूर्णता समाप्त हो गई क्या? पूर्णता समाप्त कौन हो गया था? विदत। पूर्णता समाप्त विदत हो गया था। क्या केवल धार्मिक संस्था थी? क्योंकि राजा को सहायता करती थी तो धार्मिक तो हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, ये राजा के प्रभाव में क्या हो गई? कमजोर। तो अपना आंसर हो जाएगा सी, कि ये जो है सभा, ये राजा के प्रभाव में कमजोर हो जाएगी। क्योंकि देखो, ऋग्वैदिक काल में छोटा राज्य था जो जन कहलाता था, कबीले पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में जन से बड़ी इकाई बनेगी जनपद, राजा का क्षेत्र बढ़ जाएगा, राजा शक्तिशाली हो जाएगा, अतः राजा को कंट्रोल करने वाली राजनीतिक संस्थाएं कमजोर हो जाएंगी और विदत तो गायब हो जाएगी। तो याद रखिए, राजा के प्रभाव में कमजोर हो गई। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में कृषि के विस्तार से किस धातु की महत्वपूर्ण भूमिका रही? उत्तर वैदिक काल में अगर कृषि का डेवलपमेंट हुआ तो कौन सी धातु, कौन सा मेटल रिस्पॉन्सिबल था? क्या तांबा? बोले तांबा तो पहले से था। कांसा पहले से था। तो ये कैसे होगा? चांदी, चांदी का कोई संबंध है क्या कृषि से? क्या चांदी के हल से खेती करेंगे क्या? तो आंसर क्या हो गया? लोहा इज द करेक्ट आंसर। आयरन। समझ में आ रही कहानी? आयरन इज द करेक्ट आंसर। तो उत्तर वैदिक काल में कृषि के विस्तार में लोहे की भूमिका थी। अच्छा, अगर आपसे सवाल आए कि लोहे का पहला उपयोग कहां हुआ, लोहे का प्रथम प्रयोग, तो दोस्तों याद करिए, रखिएगा, लोहे का प्रथम प्रयोग हुआ था औजार बनाने में, यानी युद्ध। अगर पहला प्रयोग पूछे तो क्या हो जाएगा? औजार बनाने में या युद्ध। लोहे का पहला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार मुख्यतः क्या था? वर्ण व्यवस्था का आधार पूछा है। क्या कर्म था, जन्म था, शिक्षा था या संपत्ति था? तो वर्ण व्यवस्था के 2 ही आधार हो सकते हैं। अगर आप गौर करें, एक होता है कर्म और एक होता है जन्म। अगर मैं बोलूं वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म, तो ये ऋग्वैदिक काल में था। और अगर मैं बोलूं जन्म, तो ऋग्वैदिक काल के बाद कौन सा काल आया? उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था क्या हो गई? जन्म आधारित। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जन्म, यानी बर्थ। आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल में जन के स्थान पर किस राजनीतिक इकाई का विकास हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इस काल में ऋग्वैदिक काल की ही तरह सबसे छोटी इकाई कुल थी, कुल से बड़ी इकाई ग्राम, ग्राम से बड़ी इकाई विश्व से बड़ी इकाई जन, और जन से बड़ी इकाई, तो जनपद सबसे बड़ी होती थी, सबसे बड़ी। तो आंसर क्या हो जाएगा? जन। तो उत्तर वैदिक काल की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विशेषता है
किस दौरान किसका उदय हुआ? जनपद का उदय हुआ, जनपद का। अगला सवाल, ऋग्वेद में अघन्या शब्द किसके लिए प्रयुक्त था? वो गाय के लिए। और अघन्या का मतलब होता था ना मारे जाने योग्य। गाय सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करती थी ऋग्वेदिक काल में, गाय सबसे महत्वपूर्ण हुआ करती थी, इसलिए बोलते थे गाय को मारा जाना उचित नहीं, और इसी को बोलते थे अघन्या। तो अघन्या शब्द गाय के लिए प्रयुक्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में ब्रह्मवादिनी किसे कहा जाता था? वैदिक काल में ब्रह्मवादिनी किसे कहा जाता था? क्या युद्ध में भाग लेने वाली महिला को आप ब्रह्मा कहेंगे? क्या कुछ मेज खा रहा? क्या वेदों का अध्ययन करने वाली विदुषी महिला को ब्रह्मवादिनी कहा जा सकता है? ये थोड़ा लॉजिकल, ये तो गलत होगी। रानी को ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मा का मतलब ज्ञान से, तो रानी को भी आप हटा दो, और पुरोहित की पत्नी भी हटा दो, तो आंसर क्या हो गया? वेदों का अध्ययन करने वाली विदुषी महिला ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। अगला प्रश्न देखिए सब यहाँ, उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रयोग का सबसे प्रमुख प्रभाव क्या था? अभी पढ़े थे क्या? कृषि का। तो लोहे का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा कृषि का विस्तार। अगला सवाल, ऋग्वेद में पुरंदर, पुरंदर की उपाधि किसको दी गई? इंद्र को, अग्नि, वरुण या सोम? तो ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र, और इंद्र को ही काय की उपाधि दी गई? पुरंदर। ये वर्षा के देवता थे। अगला सवाल, उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का संबंध मुख्यतः किससे माना जाता है? पेंटेड ग्रे वेयर, चूंकि चित्र बने होते थे इसलिए चित्रित, बहुत गहरे ग्रे कलर के होते थे, काले कलर के होते थे इसलिए ग्रे, और मिट्टी के बर्तन को बोलते हैं वेयर। तो पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मृदभांड, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, तो इनका संबंध किससे था? सिंधु सभ्यता से, उत्तर वैदिक संस्कृति से, मौर्य काल से या गुप्त काल से? तो ये तो प्रश्न में ये आंसर है उत्तर वैदिक काल। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही मजाकिया टाइप का हो गया कि प्रश्न ही चीख चीख के बता रहा है कि मैं कौन से काल का हूं? उत्तर वैदिक काल। अगला सवाल दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में स्थायी कृषि के विकास से किस राजनीतिक परिवर्तन को सबसे अधिक बढ़ावा मिला? स्थायी कृषि के विकास से किस राजनीतिक परिवर्तन को बढ़ावा मिला? क्या जनपदों का उदय हुआ? क्या समुद्री साम्राज्य? क्या गणराज्यों का अंत? या नगरों का पतन? अरे कृषि का विस्तार होगा तो नगरों का तो पतन होगा ही नहीं। इस दौरान गणराज्य भी नहीं होते थे और समुद्री व्यापार भी ज्यादा नहीं था, तो जन से क्या आ गए? जनपद। तो जनपदों का उदय हुआ, बड़े राज्य बने। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में विदेह राज्य की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी, मिथिला, अयोध्या या श्रावस? तो राजधानी थी मिथिला, मिथिला। एक कहानी है दोस्तों, विदेह माधव की कहानी इससे जुड़ती है। किसकी कहानी? एक कहानी पौराणिक तौर पर बोली जाती है कि एक राजा थे जिनका नाम था विदेह माधव। विदेह माधव क्या थे? एक राजा। और इनके मुख में अग्नि निवास करती थी। क्या निवास करती थी? अग्नि। इसलिए ये कभी मुख नहीं खोलते थे, अगर बोले खोले तो ड्रैगन जैसे अग्नि निकली और स्वाहा, तो इसलिए ये मुख खोला नहीं करते थे। फिर एक तपस्वी, इनके गुरु थे गौतम, उन्होंने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ के कारण इनके मुख में जलती हुई अग्नि इनके मुख से निकली और चलते चले गई, चलते चले गई। जितने क्षेत्र तक वो अग्नि चले गई उतने क्षेत्र के जंगलों को, नदियों को उसने जला दिया, नदियों को सुखा दिया, जंगलों को जला दिया। और गंडक यानी सदा नीरा नदी के पास जाकर वो अग्नि बुझ गई। तो वो उतना एरिया में कौन शासन करने लगे? विदेह माधव। वही राज्य कहलाया विदेह और राजधानी मिथिला। तो ये विदेह माधव की कहानी थी। अगला, जनक किस राज्य के प्रसिद्ध शासक थे? तो आंसर होगा विदेह। विदेह के ही शासक कौन थे? जनक। अगला,
उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था, हम बात कर रहे हैं आश्रम व्यवस्था में जीवन का अंतिम चरण कौन सा था? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास? तो याद रखिए दोस्तों, ब्रह्मचर्य मतलब 0 से 25 साल तक, गृहस्थ मतलब 25 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ यानी 50 से 75 वर्ष तक, और संन्यास यानी 75 से 100 वर्ष तक। तो उत्तर वैदिक काल में जिस आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है ना, वो क्या आंसर हो जाएगा? अंतिम चरण संन्यास। यानी व्यक्ति जब 75 वर्ष का हो जाता था तो वो घर बार सब त्याग देता था, और जो घर छोड़ता था कभी लौट के नहीं आता था, यहां तक कि वो अपना नाम भी त्याग देता था। अगला प्रश्न है, ऐतरेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? आंसर ऋग्वेद। याद करने का एक तरीका, जैसे आज के समय में 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ साइंस, है ना, बायो, कॉमर्स और आर्ट्स। तो सबसे ज्यादा इतराते कौन है? मैथ साइंस वाले। वैसे ही 4 वेदों में सबसे ऊपर कौन था? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद वाले ही क्या करेंगे? इतराते होंगे। तो ऐतरेय उपनिषद का संबंध किससे है दोस्तों? ऋग्वेद से। अगला प्रश्न, छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है? छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद? तो इसका आंसर है सामवेद। कैसे याद रखोगे? छांदोग्य उपनिषद में ही मैंने आपको बताया किसका वर्णन मिलता है? देवकी पुत्र श्री कृष्ण का। और श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, इसलिए बांसुरी का संबंध किससे हो गया? संगीत से। संगीत से है ना बांसुरी का संबंध। और संगीत का जनक किसको बोलते हैं? सामवेद। तो याद रखिए, छांदोग्य उपनिषद किससे संबंधित? सामवेद से संबंधित है छांदोग्य उपनिषद। ठीक है। और दूसरा तरीका याद करने का, शाम, शाम होती है तो सूरज डूब जाता है, क्या जाती है? छाया, छांदोग्य। तो आप खेल खेल में याद किया करो। ईश उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ईश उपनिषद सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है। तो ईश उपनिषद किससे संबंधित है? ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित। अगला प्रश्न, मुंडक उपनिषद किस वेद से? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मुंडक उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का राजकीय प्रतीक वर्ड जो है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद से। तो मुंडकोपनिषद का संबंध किससे? अथर्ववेद, अथर्ववेद से। तो याद रखिए, मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से लिया गया है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रमों का सही क्रम अभी हमने देखा था, बताइए कौन सा आंसर होगा? तो आंसर होगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और, तो 20 द करेक्ट आंसर। लास्ट सवाल आज का, उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मवर्त क्षेत्र किन 2 नदियों के मध्य था? ब्रह्मवर्त। तो इसका आंसर है सरस्वती, द्वसद्वती। ठीक है, सरस्वती द्वसद्वती क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहलाता है। सरस्वती पवित्र नदी है। ये जो द्वसद्वती है, इसको लोग पुरानी घग्गर नदी मानते हैं। कौन सी? प्राचीन घग्गर नदी। ठीक है। और ये घग्गर नदी बोले हरियाणा और राजस्थान में देखने को मिलती है। अभी हालांकि ये विलुप्त हो गई है। तो प्राचीन समय में नदी पाई जाती थी, वैदिक नदी घग्गर नदी, है ना, घग्गर नदी। वो हरियाणा और राजस्थान में मिलती थी, अब विलुप्त हो गई। उसी को क्या माना जाता था? द्रसद्वती। तो सरस्वती और द्रसद्वती के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता था? ब्रह्मवर्त। याद रखिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये थे हमारी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। धन्यवाद।